नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके मुद्दे में। हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मध्य प्रदेश को शांति का टापू वाला राज्य माना जाता है, लेकिन बीते कुछ दिनों से एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी कोई त्योहार या फिर धार्मिक दिन आता है, एक साथ आता है, विशेष समुदाय और हिंदुओं के बीच विवाद की खबर सामने आती है। 22 जनवरी की देर रात को उज्जैन के तराना कस्बे में दो समुदाय के बीच जो विवाद हुआ, शुक्रवार को वो हिंसा में तब्दील हो गया। इसके पीछे कौन लोग हैं, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा दें। तराना में तनाव, थाने का घेराव, दो पक्षों में बखेड़ा, लोगों को खदेड़ा, बसों में तोड़फोड़। ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले न्यूज स्टेट की टीम इस वक्त मौजूद है तराना के उस घटना स्थल पर जहां से पूरा विवाद शुरू हुआ था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर संघ कार्यालय है, जहां पर वीएचपी जो प्रचारक यहाँ से निकले थे और सामने जो है बड़ा राम मंदिर यहाँ पर स्थित है। और यही जो चौराहा है, इसी चौराहे पर वो जो है सोहेल ठाकुर अपने एक मित्र के साथ खड़े थे और इसी दौरान जो मारपीट हुई थी, उनको जो जिन लोगों को अभी तक राउंड अप नहीं किया गया है और जो लोग जो दूसरे पक्ष के जो लोग थे वो यहीं से गुजरे थे और उसी दौरान गुजरने के दौरान कुछ कहा सुनी हुई थी और कहा सुनी के बाद यहीं से विवाद की शुरुआत हुई थी। उज्जैन के तराना कस्बे में गुरुवार रात को दो समुदाय के बीच जो विवाद हुआ, शुक्रवार को हिंसा में बदल गया। हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। जहां व्यवस्थाओं में कहीं ढिलाई होती है, हम कड़ाई से पेश आते। मुझे इस बात का संतोष है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहाँ हम किसी प्रकार की कोई संभावनाओं पे कोई राज्य की शांति भंग करेगा, हम कठोरता से निपटने में सक्षम भी। तराना में तनाव की 10 तस्वीरों के जरिए जानते हैं क्या पूरा मामला है। तराना में आरएसएस ऑफिस के पास राम मंदिर क्षेत्र में उस वक्त बड़ा बवाल हुआ जब हिंदूवादी नेता सोहेल ठाकुर वहां बैठे हुए थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनका एक युवक से विवाद हुआ और एक युवक पर हमले के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। अब हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कुछ लोग लाठी और पत्थर लेकर तोड़फोड़ करते नजर आए। पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकालकर शांति की अपील की गई, तो हिंदूवादी नेताओं ने आरोपियों का जुलूस निकालने और मकान तोड़ने की मांग की। तराना केस को लेकर पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संबंध में जो है आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, आरोपियों को अरेस्ट किया गया और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आक्रोशित भीड़ का एक हिस्सा बस स्टैंड की ओर पहुंच गया, जहां खड़ी बसों को आग के हवाले कर दिया गया। कुछ अज्ञात लोगों ने फिर से बस में आगजनी की। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तो आग पर काबू पाया गया। साइड से कुछ लोग आए, 20-25 लोग, उन्होंने यहाँ पे कांच में लोगों के घर में तोड़फोड़ करी। उसके बाद कुछ गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त करा है, कुछ लोगों पे भी हमला करा है। मुस्लिम समाज के लोगों ने यहाँ पर आकर पथराव वगैरह किया और तलवारें लेके आए, गालियाँ गुप्ता करी, यहाँ पर खुद मस्तियाँ कर धामे करे। यहाँ पर आकर हमने यहाँ तक आए थे, वो दुकान के यहाँ तक उनने पत्थर वत्थर फेंके, सब ईंट थी उनके हाथ में, कोई के हाथ में सरिया था, कोई के हाथ में कुछ था ऐसा। इतना ही नहीं, बसों और मकानों पर जमकर तोड़फोड़ की गई। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से हालत और गंभीर हो गए। तस्वीर नंबर 7, पत्थरबाजी। इसी के साथ ही भीड़ ने बस में सिर्फ आग नहीं लगाई, बल्कि आक्रोशित होकर जमकर पथराव भी किया। इस हिंसा को देखते हुए शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई। यह पहले की IPC की धारा 144 का नया रूप है। जुमे की नमाज के बाद उपद्रव को देखते हुए तराना में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। उधर इस हमले में सोहेल ठाकुर और उसके साथी रजत ठाकुर गंभीर घायल हो गए। दोनों को पहले तराना अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उज्जैन रेफर किया गया। उन्होंने मेरे को इसलिए मारा क्योंकि पहले मैंने लव जिहाद के केस वेस थोड़े पकड़े हुए थे। सबसे यही मेरी अपील है कि अपराधी को सजा मिले, लेकिन आम जन जो लोग किसी मामले में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, उनको कम से कम परेशान नहीं हो, ये हमारी मांग है। मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि नगर में अमन और सुकून बना रखें, जो हमारे नगर की परंपरा रही है। अगर कोई गलती करता है तो पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है। जो भी हुआ उनको गलती की, प्रशासन पर कार्रवाई हुई, लेकिन आम जनों को परेशानी से बचाने के लिए हम सबको मिलकर इस काम को प्रयास करना होगा। वहीं पुलिस प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों की ओर से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। टीम न्यूज स्टेट।
और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। हिंदू नेताओं पर हमला कैसे तराना दहला, ये सवाल है, इसका जवाब हम तलाशेंगे। उपद्रवियों ने पथराव किया, किसने शहर को घाव दिया, इसका भी जवाब तलाशेंगे। मामूली विवाद सांप्रदायिक हिंसा में कैसे तब्दील हो गया, क्या तराना में पहले से रची जा रही थी कोई बड़ी साजिश, इसका भी जवाब हम तलाशेंगे। क्या विरोध प्रदर्शन के नाम पर सुनियोजित हिंसा की गई यहां पर, मूल सवाल यह भी है। चर्चा के दौरान इसका भी जवाब हम तलाशेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ शिराज कुरैशी साहब जुड़ चुके हैं, आप राष्ट्रीय संयोजक हैं भारत फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, और साथ ही साथ हमारे साथ धर्मेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। थोड़ी देर में हमारे साथ प्रवेश कुमार जुड़ेंगे, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद। रामनिवास यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पूर्व डीजीपी हैं। फाजिल अहमद भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। शुरुआत में शिराज कुरैशी साहब आपसे ही कर रहा हूं। सीएम ने शांति का टापू कहा है मध्य प्रदेश को, शांति के इस टापू पर अशांति कौन फैला रहा है सर? सच्चाई है, मैं सभी का साधुवाद करता हूं, और आज वसंत पंचमी है, उसकी भी सभी को मैं मुबारकबाद करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। देखिए, सच्चाई यही है कि हम मध्य प्रदेश के निवासी, मध्य प्रदेश बिल्कुल शांति का टापू है, और इस बात पे हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश हमेशा स्वादिष्ट रहा, किसी तरह का कोई तनाव नहीं रहा है। मैं इस प्रतिष्ठित सबसे अपील भी कि हम सब प्यार मोहब्बत से, क्योंकि हमारा शासन हाथों में है। मध्य प्रदेश में जनता पार्टी का शासन निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा है, और कभी ऐसी कोई घटना को कभी भी बल प्रदान नहीं किया जाता है जिससे समाज में तनाव पैदा हो। तो मैं जो प्रशासन काम कर रहा है उसकी भी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ, सरकार जो काम कर रही है उसकी भी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ, और साथ में सभी से अपील भी करता हूँ कि हम सब लोग अपने समाज को, अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने नगर को बहुत ही शांति का टापू बना के रखें, जिसमें हम सबकी ही भलाई है, और हम तभी अपने भारत देश को विकसित कर पाएंगे और अपने भारत को विश्वगुरु अच्छे मजबूती के साथ आगे ले जा पाएंगे। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो लोग जुमे की नमाज अदा करने के बाद लौट रहे हैं और घरों पर पथराव कर रहे हैं, टीम पीसीआर प्लीज उन तस्वीरों को चलाइएगा एक बार। जो पथराव कर रहे हैं घरों पर, जो छतों पर पथराव कर रहे हैं, जो घरों के खिड़कियों के शीशे तोड़ रहे हैं, ये कौन लोग हैं सर? ये शांति के दूत तो नहीं है? और क्या यही लोग हैं जिन्होंने तराना को हिंसा में झोंक दिया है, या फिर इन सारे चेहरों के पीछे कोई बड़े चेहरे हैं जो पर्दे के पीछे रहकर सारा खेल रच रहे हैं और शांति के टापू को अहिंसा में तब्दील कर रहे हैं? कौन है वो? कि जो इस तरह की बातें करता है, हमले कर, पत्थरबाजी कर रहा है, वो किसी भी तरह से उसको हम अच्छा नहीं बोल सकते, निंदा करनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ये निवेदन करता हूं कि कानून अपना काम कर रहा है और करना चाहिए, और ऐसे लोगों को जो कि उद्दंडता पूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं और इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है, इसको भी हमें बेनकाब करना होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई स्लीपर सेल्स आके ये काम करवाने को समाज में गलत दिशा में ले जाने को कर रही है। जिस तरह से आपकी मैं फुटेज देख पा रहा हूं, निश्चित रूप से वो बहुत ही निंदनीय है, और हमारे इस जो शांति का टापू है मध्य प्रदेश, उसको खराब करने वाली चीजें हैं, और इन पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से भी निवेदन, प्रशासन से भी निवेदन करूंगा। फाजिल अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फाजिल अहमद साहब, आपको आवाज आ रही है? आपका फ्रेम डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है सर, आप फ्रेम ठीक करिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, मैं आऊंगा आपके पास। धर्मेंद्र शर्मा जी, क्या किसी स्लीपर सेल की साजिश है, जैसा कि शिराज कुरैशी कह रहे हैं कि बरगलाया जा रहा है, युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, उनको गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है, कुछ और लोग इसके पीछे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि जो कुछ वहां पर घटा है, जैसा दिखाई पड़ रहा है वैसा ही है? जो लोग पथराव कर रहे हैं उनको प्रेरित किया गया है, उनको हिंसा के लिए भड़काया गया है, या फिर आपको लग रहा है कि कोई और बड़े चेहरे हैं जो भी पर्दे के पीछे हैं? जी नमस्कार, आपको, आपके दर्शकों को, सभी को पहले तो बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं जी। मध्य प्रदेश जो हमारा देश का दिल है और शांति का टापू जिसे कहा जाता है, पता नहीं इन 22 साल के कुशासन की बीजेपी की सरकार में किसकी नजर मध्य प्रदेश को लग गई। लगातार आए दिन हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर कभी जाति के नाम पर संघर्ष को हवा दी जाती है, कभी धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का पाप किया जाता है।
अगर आज उज्जैन जैसा शहर जिसको हम धर्म नगरी के रूप में मानते हैं, उज्जैन के आसपास अगर ऐसा वातावरण है, तो ये बीजेपी के मोहन यादव जी की सरकार कर क्या रही है? कार्रवाई क्यों नहीं करती इन अपराधियों पर? इनको दंडित क्यों नहीं करती? इनका इतना हौसला कैसे हो गया कि आज ये हमारे शांति के टापू को जलाने का पाप कर पा रहे हैं? इनकी हिम्मत कैसे हो गई? ये हमारे यहाँ अराजकता फैला रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में आप देखिए, कानून का राज कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्या कारण है इसका? भाई मुख्यमंत्री जी का तो गृह जिला है। मैं तो विनम्र आग्रह करता हूं बीजेपी के नेताओं से, प्रवक्ताओं से, मंत्रियों से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये जितने भी उत्पाती लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो आपका बुलडोजर समय समय पर दिखाई देता था, वो कहाँ है? इनके ऊपर कब चलेगा? ये कैसे हमारे यहाँ अराजकता फैला रहे हैं? इन पर कब कार्रवाई होंगी? मध्य प्रदेश की शांति को बनाए रखें। मध्य प्रदेश सदैव से पूरे हिंदुस्तान में शांति के टापू के रूप में जाना गया है और आगे भी जाना जाए, ऐसी प्रार्थना है कि हमारी अस्मिता, हमारी शान मध्य प्रदेश है, इसको बनाकर रखें। ये बीजेपी की सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस समय जो सरकार में लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, और खासकर पुलिस महकमे से जुड़े हुए लोग, वो पुलिसिंग पर ध्यान नहीं दे रहे, कानून व्यवस्था के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। पुलिसिंग पर मैं सवाल कर लेता हूं। पूर्व डीजीपी हमारे साथ हैं, फाजिल अहमद साहब, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं राम निवास यादव सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, जब गुरुवार की शाम को यहां पर हिंसा हुई थी, बसों में तोड़फोड़ की गई थी, तो जाहिर सी बात है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। और अगले दिन चूंकि जुमा था, भीड़ इकट्ठा होनी थी, तो क्या इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी नहीं थी? सर, हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है। क्या पुलिस इस घटनाक्रम के लिए तैयार नहीं थी? पुलिस को इस बात की आशंका नहीं थी, इस बात की सूचना नहीं थी कि ऐसा कुछ वहां पर हो सकता है? और हम कह सकते हैं कि पुलिस और इंटेलिजेंस का फेलियर है ये? सबसे पहले मैं अपने साथियों को नमस्कार करता हूं और बसंत पंचमी के इस शुभ दिन पर हमारे सब दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं और मध्य प्रदेश की जनता और बाकी जो भी देख रहे हैं सभी को नमस्कार है। ये जो मध्य प्रदेश के 11 जिले जो हैं, जो अब ज्यादा संख्या में भी हो गए हैं, पहले जो बड़े 11 जिले थे, जिसमें कि अब तो क्योंकि जिलों की संख्या बढ़ गई है तो संख्या उसी हिसाब से बढ़ भी गई है। वो सांप्रदायिक दृष्टि से काफी संवेदनशील जिले हैं, जिसमें उज्जैन भी एक है। उज्जैन है, खरगोन है, खंडवा है, इंदौर है, मंदसौर है, शाहजहांपुर है, राजगढ़ भी है, इसमें भोपाल है। ये सारे जिले काफी सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील जिले हैं, पुलिस को मालूम भी गई है और सभी अधिकारी इस पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। मालवा क्षेत्र, जिसमें धार भी, मालवा क्षेत्र के अंदर जैसे आज धार के अंदर भी वो साथ में बसंत पंचमी के लिए भी कार्रवाई हो रही है और नमाज भी अदा हो रही है। तो ये पुलिस को ही एक तरीके से और अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत थी, क्योंकि जब कल झगड़ा हो गया था, आज शुक्रवार की नमाज थी और बसंत पंचमी का दिन का, तो ज्यादा तरीके से इसमें कोई इंटेलिजेंस फेलियर की भी वो नहीं है, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो सामने दिखाई पड़ती है, उसमें इंटेलिजेंस क्या करेगी, आम आदमी को भी दिख रही है। तो जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन था और जो भी थे, उन लोगों को और अधिक जिम्मेदारी के साथ इस पर कार्रवाई करनी थी। वो उनकी वो जरूर डीजीपी रहे, तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर धारा 144 कहीं पर लागू होती है, जो कि अब BNS 163 है, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको लोगों की भीड़ नहीं इकट्ठे होने देना है। वहां पर भीड़ इकट्ठा होती है, उसके बाद मान लीजिए अगर वो जुमे की नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा हुए थे, तो वो शांतिपूर्वक अपने अपने घरों तक लौट जा रहे हैं या नहीं लौट जा रहे हैं, इस पर निगरानी कौन करेगा? सर, पुलिस ही तो करेगी। वो जिन गलियों से गुजर रहे हैं, वहां पर वो पथराव कर रहे हैं, वो घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, एक के बाद एक कई बसों को आग के हवाले कर दिया, तो ये सब सर सेकंडों में या मिनटों में तो नहीं हो गया। अगर पुलिस को मालूम था कि वहां पर हालात तनावपूर्ण हैं और सुबह से प्रशासन इस बात के दावे कर रहा था कि अब सब कुछ नियंत्रित है, सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, तो फिर जाहिर सी बात है कि उनका फेलियर हुआ ना सर? बिल्कुल फेलियर हुआ। मैं तो पूर्ण रूप में पहले ही मानता हूं कि ये पुलिस का एक तरीके से फेलियर है, क्योंकि जब कल घटना हो गई थी, आज शुक्रवार की नमाज थी, बसंत पंचमी की थी। आम शुक्रवार की वजह से, बसंत पंचमी होने की वजह से ज्यादा संवेदनशीलता थी और भीड़ के साथ में ये है कि जबकि एक बार वहाँ पे जुमे की नमाज अदा होती, धारा 144 का मतलब ये है कि अलग अलग कंडीशन है, उसमें नमाज को रोकना नहीं चाहिए था, तो वो तो रोकनी भी नहीं थी। और उसमें जो भीड़ वापस जब जा रही थी, तो उस समय ज्यादा संवेदनशीलता के साथ उस पर नजर रखनी थी और उससे पहले बैठक भी करके, ताकि जो दोनों तरफ के जो
सम्मानित व्यक्ति हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके साथ भी बैठक करके उनका जिम्मा दिया जाता है कि जब आप भीड़ निकलती है तो उनको आप व्यवस्थित तरीके से उसका जो है विसर्जित कराइए। तो ये सारा काम पुलिस ने पता नहीं कितना किया कितना नहीं किया, लेकिन यदि नतीजा पर्याप्त नहीं किया, कितना किया कितना नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन पर्याप्त नहीं किया, किया होता तो ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। ओके, फाजिल अहमद साहब, शिराज कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आप राष्ट्रीय संयोजक हैं भारत फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। उनका यह कहना है कि ये जो टोपी लगाए हुए या फिर जुमे की नमाज अदा करने के बाद जो लोग रास्ते से गुजरते हुए पथराव कर रहे हैं, घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं या बसों को आग के हवाले कर रहे हैं, हमें पता करना होगा कि इनके पीछे कोई स्लीपर सेल तो नहीं है, इनको भड़का तो नहीं रहा है, इनको बरगला तो नहीं रहा है, इनको ये हिंसा करने के लिए प्रेरित तो नहीं कर रहा है। क्या आपको भी लग रहा है सर कि कोई स्लीपर सेल है, या फिर ये इतने बुद्धिजीवी हैं इनको लग रहा है कि नहीं ये हम जो कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं? नहीं, सिराज कुरैशी साहब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बिल्कुल स्लीपर सेल है। बीजेपी को तो दंगा सूट करता है। बीजेपी चाहती है जहां जहां बीजेपी की सरकार होती है, जब वो विपक्ष में होते हैं तो भी दंगा करते हैं, सरकार में रहते हैं तो भी दंगा करते हैं। और सहारन उत्तर प्रदेश के अंदर 3-4 जिलों में लगातार दंगे हो गए, और इसके पहले कई बार जांच में भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि हिंदू समाज के लोगों को टोपी पहना करके और उनसे पत्थर फेंकवाया जाता है। अयोध्या के अंदर 40 लड़कों को पुलिस ने पकड़ा जो टोपी लगा करके, हिंदू बच्चे थे, और टोपी लगा करके वो मस्जिदों पर पोस्टर चिपका रहे थे और पोस्टरों में काफी अशोभनीय बातें लिखी थी। तो निश्चित रूप से आम आदमी को दंगों से कोई लेना देना नहीं है। जिसको नमाज पढ़ना हो नमाज पढ़ लेता है, जिसको पूजा करनी हो पूजा कर लेता है। लेकिन चूंकि बीजेपी को दंगों की राजनीति सूट करती है, इसलिए वो जहां सरकार में होते हैं वहां भी दंगा करवाते हैं अपनी स्लीपर सेल के द्वारा, और जहां सरकार में नहीं होते हैं वहां तो पूरा स्लीपर सेल काम करता है। इस देश में स्लीपर सेल बनाने का एक ही पार्टी ने ठेका ले रखा है, बीजेपी ने, और बीजेपी पुलिस को नहीं लगाती है। जहां समझ लीजिए कि जब दंगा होना होता है तो वहां पुलिस हटा लेते हैं और दंगाइयों को इशारा कर देते हैं। ऐसा तो कितनी घटनाएं हो चुकी, हम लोगों ने तो कितनी FIR लिखवाई। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि भाजपा के लोग हैं जो टोपी, 1 सेकंड फाजिल अहमद साहब, 20 सेकंड और लेंगे बस। नहीं आप 20 सेकंड नहीं, आप 40 सेकंड लीजिएगा। मैंने लिखवाई है, आपने जो कहा है उसी पर मेरा सवाल है, आप 40 सेकंड ले लीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि सारे भाजपा के लोग हैं जो टोपी लगा के दाढ़ी बढ़ा के आज जुमे की नमाज अदा करने गए थे और उसके बाद लौटे तो वो ये पथराव करने लगे। मैंने सारे भाजपा नहीं कहा, भाजपा के स्लीपर सेल कहा। अब बात को जाइए मत, मतलब ये समझिए आप, ये जो जा रहे हैं भाजपा, ये जो जा रहे हैं, नहीं मैं इसी पर रहता हूं, इन तस्वीरों पर ही रहता हूं। ये जो जा रहे हैं उन तस्वीरों को चलाइएगा एक बार फिर से। ये जो टोपी लगाकर दाढ़ी बढ़ा के जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाजपा के स्लीपर सेल हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं। अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि दाढ़ी तो हिंदू भी रखते हैं, दाढ़ी मुसलमान भी रखते हैं, वो जुमे की नमाज भी करते हैं हिंदू, अब सब कुछ करते हैं। अच्छा, हिंदू जुमे की नमाज भी करते हैं, ये कह रहे हैं मुसलमान हो गया, सुन लीजिए। और फजील अहमद तिलक लगा ले तो हिंदू हो गए, नहीं पहचान है ना। फाजिल अहमद हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं क्या? आप ये कह रहे हैं कि लोग जुमे की नमाज करते हैं तो फाजिल अहमद हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं क्या? पहचान है ना, ये तिलक लगा ले तो हिंदू हो गया, टोपी लगा ले तो मुसलमान हो गया। अच्छा, तो ये आप ये कह रहे हैं कि जुमे की नमाज अदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे। भारत, अगर हमारा कोई मित्र, सुनिए, हनुमान चालीसा का पाठ तो पूरी दुनिया ने देखा कि चर्चों में जाके किसने किया, वो भी तो स्लीपर सेल थे। पूरी दुनिया में भारत का प्रधानमंत्री असहज हो जाते हैं। अरे तो आप एक्सपोज करिए ना फाजिल अहमद साहब, हनुमान चालीसा, फिर इन लोगों को एक्सपोज करिए। आप सुनिए तो सही, जो भेष बदल कर आपकी मस्जिदों में घुस जा रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं और उसके बाद आप लोगों को बदनाम करने के लिए पथराव कर रहे हैं, तो फिर आप एक्सपोज करिए इन लोगों को। जो मौलाना है, मौलवी हैं, जो नमाज अदा करने में लोगों के साथ शामिल रहते हैं, एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे? जब नमाजी निकलते हैं ना, उनके भीड़ में घुस करके वो पत्थरबाजी करते हैं। अब सुनिए, हम बता रहे हैं। और अभी आपने कहा सहारनपुर में 40 लोग पकड़े गए। सहारनपुर में दंगा हुआ था 3-4 साल पहले। नमाज से पहले 60 आदमी एक ही कलर का पठानी सूट और टोपी पहन के मस्जिद के बाहर बैठे थे। बाकायदा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है इस पर। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है और लोग पकड़े गए हैं। और कितने, मैंने खुद FIR लिखाई है। मुसलमान मस्जिद के अंदर सुअर का मांस फेंको, मंदिर के अंदर बीफ का मांस फेंको, ये सब स्लीपर सेल के लोग करते हैं। और बीजेपी तो यही करके सत्ता में आ गई है। अब क्यों छोड़ेंगे वो बीजेपी को? बीजेपी जिन चीजों के लेके सत्ता में आई है उसको क्यों छोड़ेगा बीजेपी? ठीक है, बीजेपी अपने स्लीपर से, अन्ना हजारे जब हो गया सर, प्रवचन नहीं देना, आपकी बात आ गई। धर्मेंद्र शर्मा जी, ये फाजिल अहमद कह रहे हैं कि ये सब लोग
भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल है और दाढ़ी बढ़ा के टोपी लगा के ये हिंदू लोग हैं जो कि जुमे की नमाज में घुस जा रहे हैं, जो मस्जिदों में घुस जा रहे हैं और उसके बाद पथराव कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं भोले भाले मुसलमानों को। मुझे रात इंदौरी साहब की एक शायरी याद आई, लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में तेरे, या मेरे यहाँ अकेला मेरा मकान थोड़ा ही है। ये मध्य प्रदेश आपका मेरा सबका उतना ही है जितना डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब ने कहा उनका है, या मेरे अभी जो सम्मानित साथी कह रहे थे उनका है, या मेरा सभी का है। अगर आसपास कहीं भी दंगा फसाद होगा, कहीं भी आगजनी होगी तो उसका नुकसान सभी वर्गों को होगा, सभी जातियों को होगा, सभी धर्मों को होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रायोजित करती है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू लोग, उन्होंने कहा बीजेपी के जो स्लीपर सेल होते हैं। नहीं, आपने ध्यान से सुना ही नहीं क्या? उन्होंने कहा कि वो भीड़ में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी भीड़ में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद पथराव करते हैं। उन्होंने कहा बीजेपी अपने स्लीपर सेल्स को नमाजियों के बीच में भेजकर पथराव कराती है। एग्जैक्टली, वही तुम्हें भी मेरा एक आग्रह है बीजेपी की सरकार से, और यहाँ भी बड़े विद्वान जन बैठे इन सभी से, आप सब लोग भी एक विनम्र अपील करिए मध्य प्रदेश की जनता से, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, और इस बीजेपी के कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार से कि शांति के टापू को शांति का टापू बना रहने दें। आप कम से कम पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त कर इस अराजकता को रोकने का काम तो करिए। बाकी सरकार हर मोर्चे में फैल है। आप देखिए मध्य प्रदेश में इस समय कानून का राज आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहां एमडी ड्रग्स की 1800 करोड़ की फैक्ट्रियां पकड़ी जाती है और मध्य प्रदेश की पुलिस को भनक तक नहीं लगती। गुजरात की पुलिस आकर कार्रवाई करती है, कभी महाराष्ट्र की पुलिस आकर कार्रवाई करती है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो इस समय मध्य प्रदेश को शर्मसार करती हैं। ये जो लोग किसी भी घटना से आहत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उसके बाद वो क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं, ये आम पब्लिक की प्रॉपर्टीज को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? ये सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? मान लीजिए कि मुझे किसी बात को लेकर गुस्सा है, तो आप वो गुस्सा उसके प्रति जाहिर करेंगे ना जिसके प्रति आपको गुस्सा है, या फिर बहुत ज्यादा अगर उसके ऊपर आप गुस्सा नहीं निकाल पा रहे तो अपने आप अपनी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा लीजिए। आप अपने घरों में पथराव कर लीजिए, अपनी चीजों को तोड़फोड़ कर लीजिए। आप दूसरे के घरों को निशाना बना रहे हैं। कुरैशी साहब जी देखिए सर, आदरणीय मोहन यादव जी की सरकार हर तरह से उपद्रवियों से, दंगाइयों से निपटना जानती है। जिस तरह से अभी डॉक्टर मोहन यादव साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि वो सरकार सख्ती से भी निपटना जानती है, और मैं मानता हूं कि मोहन यादव साहब की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और उसने बहुत अच्छे से प्रदेश को चलाया है, चला रही है और चलाएगी। जिस तरह से ये बातें उस सख्ती का कोई डर तो नहीं दिख रहा है सर। आप कह रहे हैं ना कि मोहन सरकार बहुत सख्ती से निपटेगी, उस सख्ती का कोई डर तो नहीं दिख रहा है, वरना खुलेआम उनको मालूम है कि वो पथराव कर रहे हैं। अरे फाजिल अहमद साहब, आऊंगा आपके पास तब बोलिएगा, आप नॉन स्टॉप बोले जाते हैं। आप तो लगातार टीवी में आते हैं, आपको मालूम होता है सर, जब सवाल किया जाता है तब बोलिए ना। कुरैशी साहब, जो लोग ये पथराव कर रहे हैं उनको मालूम है कि सीसीटीवी कैमरे लगे, हमारे चेहरे उसमें रिकॉर्ड हो रहे हैं, उसके बावजूद उनके भीतर कोई डर नहीं है। तो मैं कैसे मान लूं कि मोहन सरकार की तरफ से जो सख्ती दिखाई जा रही है, जो सख्त संदेश दिया जा रहा है, उसका कोई डर, कोई खौफ इन लोगों में दिख रहा है? प्रशासन काम करेगा अपना, और जो दंगाई हैं, जो खराब लोग हैं, जिनने ये काम किया है, गंदी हरकत की है, निश्चित रूप से उसको कानून अपना काम करके उसको सजा दिलाएगा। और मेरा पूर्ण विश्वास है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में है, और भाजपा की जो नीतियां हैं, मेरा उसमें भी विश्वास है कि मैं जानता हूं कि वो बहुत अच्छी नीतियों के साथ, समरसता के साथ चल रहे हैं, और प्रदेश एक हमारा शांति का टापू है और निश्चित रूप से बना रहेगा, और इसमें कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। अपनी सरकार पे भी विश्वास है और फाजिल अहमद साहब, विश्वास है। फाजिल अहमद साहब कुछ कहना चाहते हैं शायद। जी, ओके, फाजिल अहमद साहब करेगा। अमित भाई, आजकल एक जो है शायर बड़ा फेमस हो रहा है कि थोड़ा सा चारा देखकर बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही हैं कसाई की शान में। सिराज कुरैशी साहब बहुत अच्छे इंसान है। हम एक शेर बस ये सुना दिए, कहिए तो दोबारा सुना दे, करना समझ में आया हो तो, कि थोड़ा सा चारा देखकर बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही हैं कसाई की शान में। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सिराज कुरैशी साहब को कोई चारा दिख रहा है? नहीं, हम सिराज कुरैशी साहब मेरे बड़े भाई हैं। हाँ। हम उनको नहीं कह रहे, लेकिन आजकल ये बड़ा चल रहा है, क्योंकि हम लोग टीवी रोज फेस करते हैं ना मुसलमानों को, तो मुसलमान तो नबी को धोखा देने वाले भी थे,
ओके, तो आप ऐसा थोड़े कि वो अरे सीधा बोलिए ना, आप सीधा बोलिए, कुरैशी साहब धोखा दे रहे हैं क्या? ये बीजेपी के कुरैशी साहब कौन को धोखा दे रहे हैं क्या? प्रवक्ता बोले, सुनिए एक मिनट, बीजेपी के प्रवक्ता बोले कि सख्त सजा देंगे। अरे भैया घटनाएं होने से रोकिए, सजा आप पूरा देश को फांसी चढ़ा देंगे तो उससे रामनिवास यादव जी, घटना होने से कैसे रोका, घटनाओं को होने से कैसे रोका जाएगा? जब मालूम है कि हालात तनावपूर्ण हैं, जब मालूम है कि जुमे की नमाज और बसंत पंचमी दोनों ही एक दिन पड़ रही है, तो फिर घटनाओं को होने से कैसे रोका जाए? एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनको मालूम है कि उनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं, आज नहीं कल वो पहचाने जाएंगे, उन पर कार्रवाई भी होगी। फिर भी क्या कोई डर, कोई खौफ नहीं है क्या सर? कानून का जो डर, जो खौफ दिखाया जा रहा है किताबों में, जमीन पर वो नहीं है क्या? मालूम बसंत पंचमी शुक्रवार की नमाज जो साथ है, और सांप्रदायिक दृष्टि से यदि कोई इस प्रकार के जो दंगाई की जिनकी संभावना थी उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट भी करनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, समाज के दोनों समाज के लोगों के साथ, जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ बैठक लेनी चाहिए थी। नंबर 3, इसमें ये जो है कि जो इस प्रकार के उसके बावजूद भी लगता था, उनको वहां से जिसको कहे कि उनके ये जिम्मेदारी दे के भाई ये लोग हैं इतने, इसका जिसको कहे कि एक ग्रुप वाइज निकालने के लिए कि ये लोग निकलेंगे, इसका जिम्मा इनके पास, इनका जिम्मा इनके पास, जिसको कहें कि माइक्रो मैनेजमेंट, वो भी स्थानीय प्रशासन को करना था। तो ये इस प्रकार जो कार्रवाई हुई है, दंगा हुआ है जिसमें कि ये घटनाएं हुई हैं, वो तो जब भीड़ तंत्र होता है तो वो फिर कुछ नहीं सोचते, फिर उन्होंने इसका पत्थर उसके मकान तोड़े। तो ये वो स्थानीय प्रशासन भीड़ तंत्र को बेलगाम तो नहीं छोड़ा जा सकता है ना, भीड़ तंत्र को बेलगाम, या फिर भीड़ तंत्र के सामने जो हमारा कानून का तंत्र है वो अपने आप को असहाय समझे, ये भी तो ठीक नहीं है ना, जनता में सही मैसेज नहीं जाता है। और हमारे कहने कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे कहने का मतलब और उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए। अगर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है तो सख्त कार्रवाई दिखनी चाहिए। इन लोगों में डर होना चाहिए कि अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपके भीतर बहुत गुस्सा है तो वो गुस्सा दूसरों पर मत निकालिए, आप दूसरों की संपत्तियों को नुकसान मत पहुंचाइए। और जो भी मध्य प्रदेश का या फिर उज्जैन का या फिर तराना का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, उनको बेनकाब किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।